स्टोरी 3065। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप सुन रहे हैं स्टोरी 3065। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं कहानी की ओर। 82 सावन देख चुके ईश्वर सिंह ने पटना स्टेशन से भूतिया ट्रेन पकड़ी और हमेशा की तरह कोच नंबर S5 के तीसरे केबिन में 17 नंबर सीट पर जा बैठे। जब भी वो निजामुद्दीन अपने काम से आते तो इसी ट्रेन की बुकिंग कराकर वो इसी कोच में और इसी स्वीट पर सफ़र करते। जब से होश संभाला ईश्वर सिंह दिल्ली जाने के लिए यही ट्रेन लेते, इसलिए रेलवे का सारा स्टाफ, गाड़ी की सफाई करने वाले तक भी सभी उनको आकर सलाम करते और चले जाते। ट्रेन ने अपने स्थान पर पहुंचने के लिए गति पकड़ ली थी। सारी ट्रेन में शायद कुल 200 के लगभग यात्री सफ़र कर रहे होंगे। कोच S5 के इस डिब्बे में ईश्वर सिंह के अलावा अभी 4 लोग और भी थे। एक सामने सरदार जी थे जो जब से सीट पर आए थे तभी से मजाक के मूड में लग रहे थे और आने जाने वालों से खूब हंस हंस के बातें कर रहे थे। साइड वाली सीटों पर भी लोग बैठे थे। मेरी सीट ईश्वर सिंह के बिल्कुल ऊपर बीच वाली थी, इसलिए अभी मैं उनके साथ ही नीचे बैठा था। अगला स्टेशन जब आया तो स्टेशन से भीड़ ट्रेन में चढ़ी और फटाफट सीटों का भरना शुरू हुआ। हमारे डिब्बे में 3 लोग और आए, बाकी सब इधर उधर सेट हो गए। हमारे सामने ऊपर वाली सीट कई स्टेशन निकल जाने पर भी खाली थी। कोई भी नहीं आया था उस सीट पर, यानी 22 नंबर सीट खाली थी। हम सब सोने की तैयारी में थे कि एक सज्जन दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से चढ़े। उस वक्त शायद 10:15 हुए होंगे। उन्होंने हमारी सीट के नीचे अपना सामान रखा और ऊपर 22 नंबर सीट पर चढ़ने लगे। ईश्वर सिंह जी ने उनको रोका और पूछा भी, आपकी टीटी से बात हो गई है क्या? उस शख्स ने घूरकर ईश्वर सिंह जी की ओर देखा और फिर उस पर चढ़ने लगा। ईश्वर सिंह जी ने फिर उसको टोका कि आप शायद इस ट्रेन में पहली दफ़ा आए हैं, ये स्पेशल स्लीपर सीट है, इसकी बुकिंग नहीं होती। आप टीटी साहब से बात करके ही ऊपर चढ़ो तो बेहतर होगा, ये उन्हीं की सीट है। वो शख्स कड़क कर बोला, मुझे लगता है आपको कुछ ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ईश्वर सिंह फिर बोले, हाँ बेटा ऐसा ही समझ लो, मगर उससे ज़्यादा मुझे आपकी फ़िक्र है। इस बात से वो भी चढ़ गया और 22 नंबर सीट पर चढ़कर चादर तान कर सो गया। मुझे भी समझ नहीं आया कि ये बुढ़ऊ उसको उस सीट पर सोने से क्यों मना कर रहा है। बाकी सब लोग अपनी अपनी सीट पर या तो सो गए थे या कुछ और बातें का मज़ा ले रहे थे। 1-2 सीरियस भी थे और वो भी बड़ों का साथ देते हुए बाद में यही कहने लगे, पता नहीं आज क्या होगा। बड़बड़ाते हुए ईश्वर सिंह थोड़ा बेचैन सा दिखने लगा। थोड़ी देर में थके होने के कारण मुझे तो नींद आ गई। रात को तकरीबन 1:30 बजे जगह रही होगी प्रयागराज और कानपुर के बीच, यूँ समझ लो फतेहाबाद के आसपास। खिड़की से बाहर चारों ओर घुप अंधेरा। गाड़ी में शोर की आवाज़ ने मुझे जगा दिया। गाड़ी बिना स्टेशन के ही बाहर की तरफ खड़ी थी। मेरे सामने वाली सीट के ऊपर वाली सीट पर जो शख्स था वो गायब था। सभी लोग जो साथ वाली सीट पर थे वो उठ गए और ट्रेन से उतरकर पीछे की ओर जा रहे थे, जिस ट्रैक से ट्रेन आई थी। मैंने कई लोगों से पूछा कि क्या हुआ, किसी ने कुछ नहीं बताया। थोड़ा आगे गया तो हमारे कैबिन वाले सरदार जी से मुलाकात हो गई। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि जो शख्स 22 नंबर सीट पर लेटा था उसको आज उसने उठा के गाड़ी से बाहर फेंक दिया। बाहर फेंक दिया? मैं चौंकते हुए बोला, उसने कौन? और फिर से पूछा, और वो कौन? उसने कहा, वही जो इस गाड़ी में हमेशा सफ़र करता है। सरदार जी ऐसे बोल रहे थे जैसे वो नॉर्मल सी बात कर रहे हों और सभी ये जानते हों। ये वही कौन है? मैंने जोर देकर सरदार जी से पूछा। भूत भूत, परेशान होते हुए सरदार जी ने बताया और फिर जल्लाकर बोले, तभी तो इस ट्रेन का नाम भूतिया एक्सप्रेस ट्रेन है। अब मेरी परेशान होने की बारी थी। मैंने अपनी सांसों को काबू पर रखा।
उसे इस बारे में रोशनी डालने को कहा तो उसने बस इतना ही कहा कि देखो भाई, इस ट्रेन में रोज़ ये भूत अपने कई भूतिया साथियों को लेकर इस ट्रेन में सफ़र करता है और ये 22 नंबर के स्लीपर पर आकर आराम करता है। अलीगढ़ स्टेशन आते ही आराम से उतर जाता है, इसलिए वो सीट रेलवे भी कभी बुक नहीं करते। मुझे इस बात का पता था, पर मेरे सामने ऐसा हादसा पहली बार ही हुआ है। मैंने कहा, पर ईश्वर सिंह जी ने मना भी किया था उसे वहाँ पर उस सीट पर चढ़ने के लिए, मगर वो शख्स नहीं माना। उसकी मौत आई थी ना, इसलिए वो नहीं माना, सरदार जी ने कहा। इसलिए मना किया था उन्होंने। वो इस गाड़ी में 50-55 साल से सफ़र कर रहे हैं। बहुत ही सज्जन शख्स है। जब भी वो इस ट्रेन में आते हैं 17 नंबर सीट पर ही आते हैं। उन्हें भी इस कैबिन में 17 नंबर सीट परमानेंट ही मिलती है। क्यों? उन्हें क्यों? मैंने पूछा। सरदार जी ने कहा, मैंने उनसे कभी ये पूछने की हिम्मत नहीं की। उनके साथ सफ़र करने में बहुत मज़ा आता है। बहुत बार इसी कैबिन में उनसे मुलाकात हो चुकी है। मेरा भी स्पोर्ट्स का बिजनेस है, आना जाना लगा रहता है, सरदार जी ने कहा। मैंने इधर उधर देखा तो बाबा ईश्वर सिंह कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। इतने में वहाँ पुलिस आ गई और उस शख्स की बॉडी को उठाकर ले गई। ट्रेन ने धीरे धीरे गति फिर पकड़ ली। ईश्वर सिंह ने अपनी सीट पर आ गए, मगर बेचैन थे। सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर जा चुके थे। सब लोग शांत थे, सिर्फ मैं ही अकेला अशांत लग रहा था। मैंने सरदार जी की तरफ देखा, वह पहले से ही मेरी तरफ देख रहे थे। सरदार जी ने बात छेड़ी, बाबा जी। ईश्वर सिंह को लोग बाबा जी भी कहते थे। बाबा जी, ये क्या हो गया? आगे कभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईश्वर सिंह जी ने सरदार जी की तरफ देखा और कुछ नहीं बोले, फिर अपनी सीट पर चादर लेटकर सो गए। थोड़ी देर में कानपुर स्टेशन आया। गाड़ी धीरे धीरे रुकी। उस स्टेशन पर 25 मिनट का हाल्ट था। मैं नीचे उतरा। अभी पिछले हाल्ट का खौफ दिल में अभी भी बाकी था। रात काफ़ी हो चुकी थी। स्टेशन पर लोगों की भीड़ तो कम थी, मगर 2-3 स्टॉल बहुत अच्छे सजे हुए थे। मैं भी एक स्टॉल पर कॉफ़ी पीने के लिए खड़ा हो गया। कॉफ़ी पीते हुए अभी कुछ ही टाइम हुआ था। इतने में एक बहुत ही बड़ा वानर उस दुकान पर आया। वो दुकानदार ने बिना कुछ बोले उसे कुछ सामान दिया और वो लेकर हमारी वाली गाड़ी में ही चढ़ गया। मैं ये देखकर फिर हैरान कि दुकानदार ने अपने आप ही सामान देकर भेज दिया, उसे जैसे वो किसी इंसान को दे रहा हो। उसके चेहरे पर कोई शिकन भी नहीं आई। अब ये क्या माजरा है? मैंने दुकानदार से इस बारे में पूछा तो उसने सिर्फ बताया कि ये हमारी दुकान का पक्का ग्राहक है। अगर इसे इसकी मन की चीज़ ना मिली तो ये दुकान सब नर्क बना देगा। ये बिना कुछ समझे मैं ट्रेन में अपनी सीट पर आ बैठा। बाबा ईश्वर सिंह खिड़की से सीट पर बैठे बैठे ये सब देख रहे थे। थोड़ी देर में ट्रेन फिर चल पड़ी। मैं अभी अपनी सीट पर पसरने ही वाला था कि एक 6.5 फुट लंबे चौड़े इंसान ने हमारे कैबिन में आकर चौंका दिया। बाबा ईश्वर सिंह जी को शख्स ने नमस्कार किया। बाबा ईश्वर ने उनकी तरफ अजीब तरीके से देखा, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहे हो, और फिर शांत होकर बैठ गए। वो शख्स 22 नंबर सीट पर चढ़कर सो गया। मैं इस वक्त हैरान परेशान बाबा की तरफ देखने लगा। मेरे दिमाग में हलचल और भी बढ़ने लगी और दिल में भी डर था। इतने में वो शख्स अपनी सीट से लेटे लेटे बोला, बाबा, आज मैं अलीगढ़ नहीं जा रहा हूँ, यहीं अगले स्टेशन पर ही उतर जाऊंगा। क्यों? अब की बार ऐसा क्यों? बाबा ईश्वर सिंह ने हैरानी से पूछा। इसने यहीं तक जाना है ना, अब की बार यहीं मिला बस। थोड़ी देर रुककर वो शख्स बोला, अब थोड़ा आराम कर लूँ बस। मेरी समझ से ये सब कुछ बाहर था। मेरा डर और बढ़ने लगा। वो शख्स इतना कुछ बोला, किसी को जैसे कुछ सुनाई ना दे रहा हो। बाकी सब ऐसे सो रहे थे जैसे वो बहरे हों। अगला स्टेशन आया। ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकी। वो शख्स अपना सामान लेकर नीचे उतर गया। ट्रेन ने फिर रफ्तार पकड़ ली। मैंने सोचा इतना डरने से अच्छा है कि मैं बाबा से ये राज पूछ ही लूँ। मैं अपनी सीट से नीचे उतरा और बाबा जी के चरणों में बैठ गया और पैर पकड़कर पूछ ही लिया,
बाबा, ये शख्स कौन था? इसे आपने क्यों नहीं रोका 22 नंबर सीट पर चढ़ने को? वो आपसे बातें भी कर रहा था, मैंने पूछा। मेरी ये सब बातें सुनकर बाबा भी हैरान हो रहा था, जैसे उससे कोई अजीब प्रश्न पूछ लिया हो और मुझसे इस प्रश्न की उसे कोई उम्मीद ही ना हो। तुमने ये सब सुना जो उसने कहा? बाबा हैरान होकर पूछने लगे। हाँ हाँ, साफ सुना, मैंने कहा। और फिर पूछा, बाबा बताओ, आपने उसे क्यों नहीं मना किया 22 नंबर सीट पर चढ़ने के लिए? तो तुम भी उनमें से एक हो, बाबा ने कहा। मतलब? हैरान होकर मैंने पूछा। इस पर बाबा ने कहना शुरू किया। बहुत लंबी कहानी है। एक मुद्दत बाद ऐसा शख्स मिला है जिसे मैं ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये जो लंबा चौड़ा शख्स जो 22 नंबर सीट पर आया था, ये ही भूत था। ये बरसों से इस ट्रेन में सफ़र करता है। ये आज जिस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके आया है। बाबा ने थोड़ा सांस लिया और फिर कहना शुरू किया। ये कभी किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन इसकी सीट पर कोई और आके सो जाए तो इसे बर्दाश्त नहीं है। ये उसे वहीं ख़त्म कर देता है। तो ये कहानी शुरू होती है बिहार के एक गांव से, मसौढ़ी। वहाँ एक जमींदार था, उसका नाम विक्रम सिंह था। उसकी हवेली महलों की तरह थी। गरीबों की बहुत हेल्प किया करता था। उनका अन्नदाता था, यूँ कहो कि उनका मसीहा था वो। बहुत लोग प्यार करते थे उन्हें। मगर एक दिन कुछ लालची लोगों ने वहाँ साजिश करके उसकी अपनी हवेली में ही नौकरों को लालच देकर उन सब के साथ मिलकर जिंदा ही जला दिया। उसकी रूह तब से अब तक भटक रही है। उस हवेली में उनकी फैमिली और पुश्ते बरसों से रह रही हैं। उसकी रूह भी वहाँ अपने कमरे में वास करने लगी। इसके वहाँ रहने से वहाँ के बच्चे कभी कभी साए से भी डरने लगे, तो कभी उनकी कुछ आवाज़ों से। उनके भले के लिए इसने वो हवेली छोड़ दी और उनकी हवेली के पीछे की तरफ दूर एक बड़ा वट वृक्ष था। वहीं उसके ऊपर उसने अपना वास बना लिया। बरसों उसने वहाँ पर अपना समय बिताया। जिन लोगों ने इसकी हवेली को आग लगाई और जो भी गुनाहगार थे, उन्हें एक एक करके इसने ख़त्म करना चाहता था। ऐसे लोगों की गिनती उसकी नज़र में कुल मिलाकर 14 थी। इसलिए वह उस गांव से दूर नहीं जाना चाहता था। एक दिन उस वट वृक्ष के नीचे एक साधु ने आकर डेरा डाल लिया और वहाँ रोज हवन करने लगा। इसे ये अच्छा नहीं लगा, बहुत गुस्सा आया। इसको उनकी भक्ति तंग करने लगी। अब ये उसे तंग करने लगा। एक दिन साधु ने अपनी रूहानी ताकत से उसकी रूह की कुंडली देखी तो उसे एहसास हुआ कि ये बहुत ही ताकतवर रूह है। तो एक दिन उस तपस्वी ने उसकी रूह का आवाह किया। बहुत बड़ा यज्ञ करने का आयोजन किया। उस दिन आसमान में ढेरों पंछी बादलों की तरह विचरने लगे। 50 मन लकड़ियां उस हवन में सामग्री के साथ धीरे धीरे डलने लगी। आग आसमान छूने लगी। 2 दिन के बाद उस साधु की चर्चा विक्रम सिंह चौहान के साथ हुई। उस चर्चा में दोनों में फैसला हुआ कि महीने में 7 दिन जब साधु अपनी भक्ति वट वृक्ष के नीचे करेंगे तो विक्रम सिंह ये वृक्ष छोड़ देंगे। बाकी समय इस वृक्ष पर उन्हीं का वास होगा। जिस दिन उस साधु की पूजा शुरू होती, उस दिन विक्रम सिंह चौहान वट वृक्ष से भूतिया ट्रेन में रवाना हो जाता। उस दिन मैं भी ये ट्रेन पकड़ता हूँ और विक्रम सिंह भी। ये सुनकर मैं आंखें फाड़ फाड़ कर बाबा ईश्वर सिंह की तरफ अचंभे से देख रहा था, पर उनके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। इतने में अगला स्टेशन आ गया। लोग उतरने लगे और चढ़ने लगे। बात करते करते बाबा इधर उधर होते हुए खिड़की की बाहर एक तरफ देखने लगे। कुछ परेशान भी दिखने लगे। मैंने भी उधर उधर देखा जिधर वो देख रहे थे। उधर देखा तो वही बड़ा वानर फिर ट्रेन में चढ़ आया। उसके चेहरे की त्योरियां बता रही थी कि उसे देखकर उनकी सांसें फूलने लगी हैं। मैंने झट से उन्हें पूछा, बाबा आपको क्या हुआ? वो धीरे धीरे अपनी सीट पर पूरी तरह पसर गए। बाबा ईश्वर सिंह जी वानर को देखकर एकदम शौक से बेहोश हो गए थे और अभी सीट पर लेटे थे और मैं कई प्रश्नों से घिरा था।
मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि उस वानर को देखते ही इनकी ऐसी हालत क्यों हो गई। जब वो 22 नंबर वाला शख्स भी जब रात को बाबा से बात करता रहा तो मैंने वो सारी बातें सुनी। तो बाबा को ये बात सुनकर हैरानी क्यों हुई। बाबा ने ये क्यों कहा कि तो तुम भी उनमें से एक हो। बाबा ने मुझे तो अभी ये भी नहीं बताया। मेरे दिल में घबराहट सी होने लगी कि बाबा को क्या हो गया, अभी तक उठे नहीं। मैंने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और बाबा की गर्दन को ऊपर करके उनके मुंह के साथ लगा दी। थोड़ी देर बाद बाबा उठकर सीट पर बैठते ही खिड़की के बाहर देखने लगे और कहा, वो कहाँ है वो इसी ट्रेन में है शायद, या ट्रेन के ऊपर। मैंने भी अपनी समझ से जो लगा वो बता दिया। बाबा ने बताया, नहीं वो ट्रेन के ऊपर कभी नहीं जाता। मैंने फिर प्रश्न भरी दृष्टि से उन्हें देखा तो उन्होंने बताया, वो ड्राइवर के केबिन में ही जाता है। ये फिर मेरे लिए एक पहेली थी। मैंने बाबा जी से कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबा जी, आप ज़रा अच्छे से रोशनी डालिए ना। मुझे आपने क्यों ऐसा कहा कि तुम भी उनमें से एक हो। इस बात पर बाबा जी ने कहना शुरू किया, तो बरखुदार सुनो, पहले इस वानर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसकी उम्र तो शायद किसी को नहीं मालूम, लेकिन जब से मैं इसे जानता हूँ ये शुरू से ही ऐसा ही है और गांव मसूड़ी के साथ वाले जंगल में ही इसका वास है। विक्रम सिंह चौहान की आत्मा जब से उस वट वृक्ष में डेरा डाले थी, ये वानर भी उसी वृक्ष पर रहा करता था और कुछ छोटी मोटी आपस में झड़प के साथ दोनों में सुलह हो गई, क्योंकि विक्रम भी अकेला नहीं रहना चाहता था। इस वानर को शराब पीने की बुरी लत थी। ना जाने कहाँ से वो रोज शराब की बोतल लाता और आराम से वट वृक्ष पर बैठकर पीता। विक्रम सिंह चौहान को यह देखकर उसे अपना ऐश और आराम सब याद आने लगा और आंखें धीरे धीरे आग के गोले की तरह भभकने लगती। जब उसकी आंखें भभकती तो वानर को एहसास हो जाता कि विक्रम को अब गुस्सा आ रहा है। उनके गुस्से से वानर को अपने वास का खतरा सताने लगता था, लेकिन विक्रम सिंह ने एक दिन कुछ सोचकर वानर के जिस्म में ही एंट्री कर ली। फिर क्या था, अब उसे भी शराब के नशे का स्वाद आने लगा। अब बस जब मन करता विक्रम वानर के शरीर में प्रवेश करता और अपनी इच्छाएं पूरी करता। अब आए दिन विक्रम वानर के शरीर में प्रवेश कर गांव से निकलता, छतों को फांदता हुआ बस स्टैंड पहुंचता, पटना जाने वाली बस में सवार होकर चल पड़ता। पर वह किसी को बिना बात कभी परेशान नहीं करता था। शुरू में एक आध हादसा हुआ जब ड्राइवर के दोस्त ने उसे ना चढ़ाने की सलाह दी। ड्राइवर ने डर के कारण दोस्त को ऐसा करने से मना कर दिया। फिर एक दिन ड्राइवर की जगह उसका दोस्त खुद गाड़ी लेकर आया था। दुर्भाग्यवश उस दिन विक्रम वानर में ही सम्मोहित था। जैसे ही वानर बस में चढ़ा, उस ड्राइवर ने एक लोहे की छड़ से वानर पर वार किया। वानर को अचानक वार की उम्मीद नहीं थी और जैसे उसने दूसरा वार किया तब तक वानर अपनी पोजीशन ले चुका था। बस फिर क्या था, अब लोहे की छड़ वानर के हाथ में थी और पिटने वाला वो ड्राइवर। जब तक वह मौत के आगोश में नहीं चला गया वो वार करता ही रहा। बस का उसने वो हाल किया कि अब चलने लायक नहीं थी। लोगों ने देखा जैसे कोई देव शक्ति आकर उत्पात मचा रही हो। वो वाली बस फिर कभी दोबारा नहीं चली। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई भी शख्स उसे कुछ कहता। वो आराम से ड्राइवर के बस के बोनट पर बैठकर सफ़र करता और शहर में पहुंच बस का ड्राइवर एक शराब की दुकान के आगे उसे उतार देता। वो दुकानदार उसके पहुंचते एक पौवा देता जिसे वो वानर उसी वक्त घटक लेता। वापस जाते वक्त एक बोतल और देता जिसे लेकर वानर उसी तरह वापस उसी वट वृक्ष पर आ जाता। एक दिन रविवार का दिन था जिस दिन विक्रम कभी उस वानर में प्रवेश नहीं करता था। रविवार को जंगल के मुहाने पर एक हवेली थी। उसमें आए दिन साधु आया करते थे। विक्रम की आत्मा वहीं विचरा करती थी। विक्रम सिंह स्वभाव का नरम था, मगर शराब की उसे खानदानी लत थी। मगर वो संतों को रविवार को भोज जरूर करवाया करता था, इसलिए रविवार को दोपहर 12 बजे के बाद उस हवेली में जरूर जाया करता था। विक्रम सिंह को उस बस पखंडी और राखमले साधु से सख्त नफरत थी। बाबा ने आगे कहा,
मैंने पहले भी बताया था कि एक ऐसे पखंडी साधु वट वृक्ष के नीचे आत्माओं को वश करने के लिए आया था, जिसने उसने सबक सिखाकर समझौता कर लिया। अब तक इस वानर को सभी जान चुके थे, कोई उसे छेड़ता नहीं था। जब भी कभी उस गांव में कोई मुश्किल आती तो विक्रम सिंह की आत्मा वानर में प्रवेश कर गांव वालों की सहायता करती, बच्चों को बाढ़ से निकालकर बाहर लाता। धीरे धीरे उसका प्रसिद्धि बढ़ने लगी। गांव से शहर, फिर शहर से स्टेशन, फिर ट्रेन की एक ही सीट पर कब्जा। प्रशासन को गांव से फीडबैक मिली तो सीट इसकी अलग ही कर दी, वो हमेशा खाली ही रहती। अगर कोई बैठता भी तो उसे समझाकर उठा दिया जाता। साल में एक आध किसी जिद्दी व्यक्ति के साथ हादसा भी हो जाया करता, जैसे कल हुआ। अभी तक मैं चुपचाप ईश्वर सिंह बाबा की बातें सुन रहा था। अब मेरे मन में जो सवाल था वो मैंने पूछना चाहा, तो बाबा ईश्वर सिंह खुद ही मुझे कहने लगे, तुम्हारे मन में जो सवाल है वो मैं भली भांति तुम्हें बताऊंगा। उन्होंने काफ़ी वाले को जाते हुए देखा तो उसे आवाज़ लगाकर कहा, 3 काफ़ी देना। 3 काफ़ी? मैंने प्रश्न भरी दृष्टि से फिर बाबा की तरफ देखा तो बाबा ने सरदार की तरफ इशारा कर कर कहा, एक ये भी है जो शुरू से ही सोने का नाटक कर रहा है और हमारी सारी बातें सुन रहा है। सरदार जी झेप कर उठकर बैठे। अभी बात ही कर रहे थे कि एक विशालकाय व्यक्ति बाबा जी को सलाम करता हुआ 22 नंबर सीट पर चढ़ गया। फिर से चारों ओर मातम छा गया। हेलो दोस्तों, इस कहानी का ये भाग हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे कहानी में क्या क्या हुआ ये सब जानने के लिए मिलते हैं इसके अगले भाग में। कृपया दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमें आगे भी नई नई कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करेंगे तो तभी हम नई नई आपके लिए कहानियाँ बना पाएंगे। तो मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।